अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। इस दुनिया में बदले की आग सबसे भयानक होती है। इसी बदले की आग में कई बार मनुष्य की आत्माएं सालों तक इसी संसार में भटकती रहती है, जब तक कि कोई उन्हें मुक्ति न दे दे। ये कहानी ऐसी ही एक भटकती आत्मा की है जो बदले की आग में 10 सालों से जल रही है। बदले की आग में इसने ना जाने कितने इंसानों को अपना शिकार बनाया है। अब ये प्रेत आत्मा किसकी है, ये अपना बदला किस तरह से पूरा करेगी, जानने के लिए मेरी कहानी पूरी सुनिए प्लीज़। मैं हूँ संदीप। कुछ साल पहले हमारी कंपनी ने मुझे क्लाइंट के साथ डील करने के लिए मनाली भेजा था। वो सर्दियों का मौसम था। पूरा दिन वर्कलोड की वजह से रात का सफ़र करना पड़ा और दूसरे दिन मुझे सुबह कंपनी के और मनाली के क्लाइंट को प्रेजेंटेशन भी देना था। मनाली जाते वक्त रात को बीच रास्ते में मेरी कार बंद पड़ गई, पर किस्मत से एक गैराज वहां से कुछ ही दूर था। बड़ी मुश्किल से मैं गाड़ी को धक्का लगाते हुए वहां तक ले गया। मैकेनिक ने बताया कि गाड़ी सुबह तक ठीक हो सकती है। फिर दिमाग पर ज़्यादा जोर न देते हुए मैं नज़दीक के गाँव की ओर होटल ढूंढने निकला। गाँव की ओर चलते चलते पीछे से एक मासूम और कोमल आवाज़ आई, अरे ओ साहब जी, आप रेस्ट हाउस की तलाश कर रहे हो क्या? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक 13 या 14 साल की मासूम बच्ची थी। मैंने कहा, हाँ तुम जानती हो? उसने कहा, हाँ आइए, आपको वहाँ ले चलती हूँ। मैं और मेरे पिताजी ही उस विश्राम गृह की देखरेख करते हैं। फिर वह लड़की और मैं बात करते हुए रेस्ट हाउस की ओर निकले। बच्ची ने अपना नाम प्रीति बताया। मैंने उससे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी रात को तुम बाहर घूम रही हो? वो बोली, अब मुझे अजनबी इंसानों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले 10 सालों से यही काम कर रही हूँ। मुझे इसकी बातें कुछ अजीब लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि एक 13 साल की बच्ची की बातों पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं। बच्ची है, कुछ भी बोल सकती है। आधा घंटा पैदल चलने के बाद हम रेस्ट हाउस पहुँचे। वहाँ गांव से काफ़ी दूर था। वहाँ पहुँचने के बाद प्रीति ने मुझे बताया कि उसके पिताजी काम से बाहर गए हैं और शाम तक आने वाले हैं, पर मौसम अचानक ख़राब होने से शहर में ही फंस गए हैं। सुबह तक लौट आएंगे। मैंने कहा, तुम्हारे पिताजी को डर नहीं लगता कि एक छोटी बच्ची को अकेले छोड़कर जाते हैं? वो बोली, यही तो गलती थी पिताजी की। उसने फिर से अजीब और डरावनी आवाज़ में बात करना शुरू किया। फिर मैं कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद प्रीति खाना लेकर आई। मेरे खाना खाने के बाद वह रूम में मेरे पास आकर बैठी। उस वक्त मैं ख्यालों में खोया हुआ था। तभी प्रीति अचानक मेरे पैर दबाने लगी। मैंने उसके हाथ पकड़े और पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? वह बोली, पैर दबा रही हूँ और क्या, आप थके हुए हैं ना? वह मासूम निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, देखो छोटी नहीं, मैं थका हुआ नहीं हूँ और ना ही तो मैं तुमसे पैर दबवा सकता हूँ। बोली, क्या मैं इतनी बुरी लड़की हूँ? मैंने कहा, नहीं रे पगली, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और हमारे यहाँ छोटी बहनों से पैर नहीं दबवाते। मेरे ऐसे कहने के बाद वो थोड़ी देर मुझे देखती ही रह गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह बोली, क्या सच में आप मुझे अपनी बहन मानते हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। और तू मुझे यह साहब जी नहीं भैया बोलना, ठीक है? फिर मैंने उससे कहा कि मुझे खाने के बाद कॉफ़ी पीने की आदत है, नहीं तो मेरा सिर दुखता है। मेरी कॉफ़ी वाली बात सुनकर उसके चेहरे से हंसी गायब सी हो गई। वह बोली, उसको भी खाने के बाद कॉफ़ी पीने की आदत थी। मैंने पूछा, किसको? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह कॉफ़ी लेने चली गई। थोड़ी देर में वो कॉफ़ी लेकर हाजिर हुई। मैंने कॉफ़ी पीते हुए प्रीति को फिर से पूछा, तुम कुछ बोल रही थी? उसको भी कॉफ़ी की आदत थी? ऐसा ही कुछ और? वह बोली, जाने दो भैया, आप दुखी हो जाओगे। मैंने कहा, आप बोल भी दो छोटी, अगर हम अपना दुख किसी के साथ बांटते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। प्रेतवाद कहानियाँ। वह बोली, तो फिर सुनो, ये कहानी एक मासूम लड़की और उस भयानक दरिंदे की। ऐसा ही एक रेस्ट हाउस था। उसकी देखभाल एक गरीब बाप की बेटी करती थी। एक दिन लड़के के पिताजी शाम को तूफान की वजह से शहर में फंस गए थे और रात को वापस नहीं आ सके। पर उसी रात रेस्ट हाउस में एक बड़ा सरकारी अफसर मेहमान बनकर आया हुआ था। रात में खाने के बाद उस लड़की ने
उसे कॉफ़ी पिलाई थी। वह मेहमान उसके पिताजी की उम्र का था। उसने लड़की को कमरे में ही रुकने के लिए कहा। उस लड़की को अकेले में डर लग रहा था, इसलिए वह भी वहीं रुक गई। फिर उस अफसर ने उसे पैर दबाने के लिए कहा। फिर उस हैवान ने उस मासूम सी बच्ची के साथ वह किया जिससे उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उस हादसे के बाद मासूम ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। ये सब देखकर उसका बाप अधमरा हो गया, क्योंकि 2 महीने पहले ही उसने अपनी बीवी को खोया था और अब 13 साल की बेटी। यह हादसा सुनाते वक्त प्रीति काफ़ी भावुक हो गई। वह बोली, भैया, अगर ऐसा मेरे साथ हुआ तो तुम क्या करोगे? क्या मेरा बदला लोगे? मैंने कहा, तू यकीन नहीं करेगी प्रीति, मेरे मन में भी ऐसा ही बुरा ख्याल आ रहा है। मैं कल सुबह तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा और तुम दोनों को मुंबई ले जाऊंगा। मेरी काफ़ी अच्छी पहचान है वहाँ पर। तुम्हारे पिताजी मुंबई में नौकरी करेंगे और तुम स्कूल में जाना। प्रीति बोली, अभी ऐसा नहीं हो सकता भैया, आपको आने में देर हो गई है। ये कहते वक्त उसकी आवाज़ गहरी हो गई थी। मैंने पूछा, क्यों नहीं हो सकता? वह बोली, बस है कोई कारण। मैंने कहा, भगवान ना करे तेरे साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे वादा कर कि तू कभी गलत कदम नहीं उठाएगी। तू मेरे आने का इंतज़ार करेगी। तेरा भाई अभी जिंदा है। मैं अभी भावुक हो गया था। प्रीति की आंखें भर आई। वह बोली, तुमने मुझे शांत कर दिया भैया, मुझे शांत कर दिया। मैंने उसके सर पर हाथ रखा तो वह बच्ची मेरे सीने से लगकर रोने लगी। मैंने कहा, अरे पगली, तू रो मत, मैं सुबह तेरे पिताजी से बात करूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो बोली, सब ठीक हो गया है भैया, सब ठीक हो गया है। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा, सब ठीक हो गया तो रो क्यों रही है? वह बोली, ये खुशी के आंसू हैं। मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने उसे कहा, चल अब तू, रात बहुत हो गई है, सो जा। वो रूम के बाहर जाने लगी तो मैंने उसे रोका और कहा कि तू यहीं सो जा बेड पे, नहीं तो बाहर अकेली डरती रहेगी। रात भर इससे मैं नाराज़ हो जाऊंगा। मेरा ऐसे कहते ही प्रीति ने मुझे मना नहीं कर पाई। मैं उसे बेड पर सुलाकर खुद आराम कुर्सी पर सो गया। कुछ देर में प्रीति ने बताए हुए हादसे के बारे में सोचता रहा। फिर याद आया कि उस हादसे वाली लड़की का नाम उसने बताया ही नहीं था। बाद में सोचा कि कल सुबह पूछ लूँगा। सुबह सुबह मेरी नींद पंछियों के चहचहाने की आवाज़ से खुली और मैंने जब बेड पर देखा तो प्रीति वहाँ नहीं थी। दरवाज़ा खुला था। मुझे लगा शायद वह बाहर अपने पिताजी के आने का इंतज़ार कर रही होगी। मैं ताज़ी हवा लेने और प्रकृति को निहारने के लिए बालकनी में गया और देखा, नीचे कुछ गांव के लोग इमारत के नीचे खड़े हैं और सभी मेरी तरफ आश्चर्य और डर की भावना से देख रहे थे। मैंने उन सभी को हाथ जोड़कर राम राम किया। उनमें से सबसे बड़े बुजुर्ग आदमी ने मुझे इशारा करके नीचे बुलाया। जब मैं नीचे पहुंचा तब उस बुजुर्ग ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं संदीप हूँ। मेरी कार खराब होने की वजह से मैं एक रात के लिए इस रेस्ट हाउस में रुका हुआ था। बुजुर्ग ने कहा, क्या एक छोटी लड़की ने तुम्हें यहाँ पर लाई थी? उस समय मैंने हाँ में जवाब दिया। वह सुनते ही सभी के चेहरों के रंग उड़ गए। मैंने पूछा, क्या हुआ? सब डरे हुए क्यों लग रहे हो? बुजुर्ग बोले, तुम्हारा सामान लेकर हमारे साथ चलो, बाकी बातें हम तुम्हें शिव मंदिर में समझा देंगे। उन सब के चेहरे देखकर कुछ कुछ बातें मेरी समझ में आ रही थी और मैं जब सामान लेने रेस्ट हाउस में गया तब वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह गया। रात को जिस साफ सुथरे रेस्ट हाउस में आया था अब वो पुराना खंडर जैसा दिख रहा था। मैंने बिना डरे मेरा बैग और कपड़े समेटे और उनके साथ शिव मंदिर में आ गया। वहाँ पर गांव के और भी लोग आए थे। मैंने रेस्ट हाउस में जो कुछ हुआ वह सब बताया और फिर उनमें से एक बुजुर्ग उठा और मेरे पैर पकड़ने लगा। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो रोने लगे और बोले, तुमने मेरी बेटी की भटकती रूह को मुक्ति दे दी है। 10 सालों से बदले की आग में चल रही थी। मंदिर के पुजारी ने बताया, जो लड़की तुम्हें रात को रेस्ट हाउस ले गई थी वो 10 साल पहले मर चुकी है और ये उसी के पिताजी है। उसी रेस्ट हाउस में प्रीति की रूह न जाने कितनी जाने ले चुकी है। पर तुम अच्छे इंसान हो संदीप, तुमने उसे विश्वास दिलाया है कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। आज उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। ये सब सुनने के बाद मैंने सवाल किया, आपको कैसे पता चला कि मैं रेस्ट हाउस में ठहरा हूँ? रेस्ट हाउस तो गांव से काफ़ी दूर है। उन्होंने मंदिर के तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा। प्रीति ने उस तालाब में कूद के आत्महत्या की थी। 10 सालों से तालाब में कोई कमल का फूल नहीं खिला। हमें कलियां तो दिखती थी पर कभी फूल नहीं खिलता था।
और हर उस आदमी की लाश इसी तालाब में सुबह हमें मिल निकालते थे, जिसकी नीयत 13 साल की लड़की पर ख़राब होती थी। और आज यह तालाब 10 सालों के बाद कमल के फूलों से भर गया है। इस तरह से सुबह की पहली आरती लेकर मैंने गांव वालों को राम राम कह दिया और अपनी गाड़ी में मनाली चला गया। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए, और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी कहानी शुरू से आखिर तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।